ये मेलबर्न सिटी की कुछ बड़ी बड़ी स्काई स्क्रैपर्स रात के टाइम पे इस तरह से लाइटिंग की वजह से बहुत ही अमेजिंग दिखती है। सामने एक क्राउन दिख रहा है। वो क्राउन एक्चुअली वो कसिनो है, क्राउन कसिनो बहुत ही फेमस है यहाँ पे। मेरा आज जाने का प्लान था पर अनफॉर्चुनेटली हम आने में लेट हो गए, उसकी वजह से वहाँ पे जा नहीं पाएंगे। और वैसे ही मेरा आज का रात का फ्लाइट है जिसकी वजह से मुझे आज निकलना है। और ये जो बिल्डिंग दिख रही है ये मेलबर्न की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है। और उसके सामने ये दूसरी बिल्डिंग जो यूरेका स्काई डेक है, वो अब तक ये बिल्डिंग बनने के पहले तक वो सामने वाली जो बिल्डिंग है सबसे टॉलेस्ट थी। अब ये वाली बिल्डिंग जो है वो सबसे टॉलेस्ट है। सामने जो है वो यूरेका स्काई डेक जो बहुत टाइम तक मेलबर्न की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग थी, ये वाली। और सामने जो रेड लाइट्स दिख रही है वो सीरीज जैसा वो एमी पार्क स्टेडियम है, ग्राउंड है, जो एक टेनिस का बहुत बड़ा स्टेडियम है जो ऊपर के साइड से पूरा बंद हो जाता है। तो सामने जो रेड ये सब लाइट्स दिख रही है और कुछ लाइट्स भी हेलोजन भी दिख रहे होंगे जो उसके फ्लड लाइट्स है। तो वो पूरा का पूरा एक टेनिस कोर्ट है, टेनिस स्टेडियम है। यहाँ पे जब सिग्नल बंद होता है तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपने सिग्नल जंप किया तो उसका 500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर फाइन है। और अगर आप स्पीड लिमिट के ऊपर ड्राइव कर रहे हो तो भी 500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का फाइन लगेगा। और कुछ पॉइंट्स कटने के बाद लो ब्रिज करते हो तो उसके बाद आपका लाइसेंस सस्पेंड भी हो सकता है। अगर सीबीडी एरिया की बात करें तो उसके आजू बाजू में स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर्स पर आवर की है। और सिटी से थोड़े दूर का जो एरिया है वहाँ पे 60 किलोमीटर्स का स्पीड लिमिट है। और सीबीडी में जो 40 की अभी स्पीड लिमिट है उसको ये लोग प्लान कर रहे हैं कि इन फ्यूचर 40 की जगह 30 करने का। तो ये सब हिसाब किताब है यहाँ पे मेलबर्न की सड़कों पे ड्राइव करने का। और वाइल ड्राइविंग अगर आप मोबाइल पे बात कर रहे हो या फिर आपका सीट बेल्ट बांधा नहीं है तो उसके लिए अच्छा खासा फाइन है। 1252 ऑस्ट्रेलियन डॉलर फाइन फेस करना पड़ेगा अगर आप ये दोनों चीज़ों में से किसी भी एक को फॉलो नहीं कर रहे तो उसके लिए। और मैं अभी मेलबर्न को बाय बाय बोलने जा रहा हूँ। मेरी अभी रात को फ्लाइट है तो मैं अभी जा रहा हूँ टुवर्ड्स मेलबर्न एयरपोर्ट। और वहाँ से मेरी रात को 12 बजे फ्लाइट है तो मैं वहाँ से मेलबर्न से ऑकलैंड के लिए फ्लाई करूँगा और ऑकलैंड से मेरी पाल्मी के लिए आगे फ़्लाइट है। और यहाँ की सड़कें इतनी अच्छी है कि रास्तों पे कहीं पे भी गड्ढे नहीं दिखेंगे या फिर कहीं पे भी स्पीड ब्रेकर नहीं दिखेंगे। फिर भी ये चीज़ों के बावजूद भी यहाँ पे स्पीड लिमिट है। यहाँ जैसे ही एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं तो आप ऊपर देख सकते हो 80 की स्पीड लिमिट है यहाँ पे। तो बहुत जगह पे 40 की है, 60 की है, 80 की है। और जैसे ही आप सिटी के बाहर निकलते हो तो 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट है।
मैं अकेला ही बचा था, तो अभी जा रहा हूँ बोर्डिंग के लिए। बोर्डिंग 11:15 का स्टार्ट हो गया था, अभी 11:25 हुई है। तो पहली बार इतना फास्ट बोर्डिंग मैंने देखा है। तो चलो चलते बोर्डिंग के लिए, ऑन बोर्ड होते हैं अभी। टाइम हो गया बोर्डिंग का। मेरी फ़्लाइट जो है वो वैसे तो फ्लाई होगी 11:55 पे, तो बोर्डिंग टाइम पे हो गया अभी। ज़्यादातर ऐसा होता है कि बोर्डिंग बहुत लेट होता है। इमिग्रेशन बहुत ही स्मूथ था यहाँ पे ऑकलैंड में, इतने कुछ क्वेश्चंस नहीं किए। हाँ ठीक है कि अपने मतलब जो भी काम के लिए आए तो क्या काम के लिए आए हो, कौन सी कंपनी को मिलोगे और कब वापस जाओगे, कब मीटिंग है, ये कुछ क्वेश्चंस थे। उससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस किए नहीं। और वहाँ से फिर मुझे डोमेस्टिक ट्रांसफ़र के लिए एयरपोर्ट से बाहर निकल के थोड़ा आगे चल के दूसरे टर्मिनल पे जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे मैं जा रहा हूँ अभी। और अगर आप न्यूजीलैंड में ट्रैवल करते हो तो एक चीज़ खास ध्यान रखना, अपने शूज़ जो है वो उसके नीचे मिट्टी ना लगी हो, और कुछ जो भी चीज़ें आप लाए हो तो उसको प्रॉपर डिक्लेयर करना। अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया तो $400 का फ़ाइन है, तो वो चीज़ खास ध्यान रखना। पास्ट में मतलब आप YouTube पे वीडियो भी देखना, या फिर न्यूज़ के कुछ वीडियोज़ आप देख सकते हो कि पास्ट में हरभजन सिंह को भी $400 का फ़ाइन लगाया हुआ है इन्होंने। मतलब कोई भी बंदा है अगर लॉ प्रॉपर फॉलो नहीं करेगा और कुछ डिक्लेयर नहीं किया, डिक्लेयर करना रह गया, तो उसको अच्छा खासा फ़ाइन, ये मतलब $400 का जो फ़ाइन है उसको पे करना पड़ेगा, कोई भी बंदा हो। और जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलते इस तरह से कार रेंटल है, फिर सिटी के लिए बस चाहिए, या फिर वैले पार्किंग है, तो इस तरह की सर्विसेज के होर्डिंग्स, साइन बोर्ड जो है वो लगे हैं। आगे जाके जो एक होर्डिंग दिख रहा है टर्मिनल ट्रांसफ़र बस का, वहाँ से डोमेस्टिक ट्रांसफ़र के लिए बस लेनी पड़ेगी। तो बस चलते हैं वहाँ के लिए। मैं जब 2023 में आया था यहाँ पे, तो उस टाइम पे ये बस सर्विस थी नहीं। उस टाइम पे मैं पूरा पैदल चल के गया था, और तकरीबन 10 से 15 मिनट जैसा वॉक रहता है। अभी ये बस सर्विस चालू कर दी इन्होंने, तो ट्रांसफ़र के लिए थोड़ा इजी होगा। और ये पूरा का पूरा नया बिल्डिंग है। लास्ट टाइम जब मैं 2023 में आया था, ये बिल्डिंग था नहीं यहाँ पे, और ये इस तरह से इन्होंने अलग अलग प्लेटफॉर्म बनाए डिफरेंट सर्विसेज के लिए। जो कुछ बसेस जो है वो सिटी की तरफ जाती है, और कुछ बसेस जो है वो टर्मिनल ट्रांसफ़र के लिए, डोमेस्टिक टर्मिनल के लिए आप एक्सेस कर सकते हो उसको। ये कुछ इस तरह की शटल सर्विस रहती है फ्रॉम एयरपोर्ट टू द सिटी के डिफरेंट लोकेशन पे जाने के लिए आप इस शटल सर्विस को एक्सेस करके आप जा सकते हो। और एक चीज़ ध्यान रखना, आप यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो तो आपके पास कार्ड होना चाहिए, कैश के बेस पे मत रहना, क्योंकि ये सारी बसेस जो है ये फ्री टर्मिनल ट्रांसफ़र बस है, इसमें कोई चार्जेस नहीं रहता। पर जो आगे वाली थी वो सिटी में जाती है, तो उसमें आपको कंपलसरी कार्ड टैप करना पड़ेगा, और उसके थ्रू ये बसेस को एक्सेस कर सकते हो। मतलब कैश के कोई ट्रांजैक्शन यहाँ पे पॉसिबल है नहीं ये पब्लिक सर्विस में। ये टैक्सी स्टैंड जो है ये भी पूरा का पूरा यहाँ पे अभी नया बन चुका है, और ये बसेस भी है। ये अभी बस सर्विस पहले नहीं थी, ये पिछले कुछ टाइम में इन्होंने चालू की है। पिछले कुछ टाइम में इन द सेंस कि मैं जब 2023 में आया था तो उस टाइम पे तो कुछ ये एक्सेस था नहीं, तो मतलब इन द मीन टाइम उन्होंने ये सब फैसिलिटेट किया होगा। और सामने एक साइन बोर्ड देख सकते हो, इसमें मेन लैंग्वेज जो मेंशन की है वो इंग्लिश है, और साथ में दूसरी लैंग्वेज है जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज है, माओरी लैंग्वेज। तो माओरी लैंग्वेज न्यूजीलैंड की लोकल लैंग्वेज रहती है।
तो सेकेंडरी लैंग्वेज एज अ सेकेंडरी लैंग्वेज माओरी लैंग्वेज में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो चलो ऑन बोर्ड होते हैं और ये मेरी फ़्लाइट है। आप देख सकते हो ये छोटा सा ही एक एयरक्राफ्ट है जो यहाँ पे डोमेस्टिक में ट्रांसफ़र के लिए हर जगह पे इस तरह के छोटे छोटे एयरक्राफ्ट रहते हैं। न्यूजीलैंड के लोकेशन की बात करें तो साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में साउथ पैसिफिक ओशियन में एक आइलैंड कंट्री है। और इसके अगर जियोग्राफिकल एरिया की बात करें तो 2 मेनलैंड आइलैंड्स है, नॉर्थ आइलैंड एंड साउथ आइलैंड। और उसके अलावा दूसरे बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स भी है इस कंट्री में। और अगर सिटीज़ की बात करें तो मेजर सिटीज़ में सबसे पहले ऑकलैंड है, उसके बाद वेलिंगटन, क्राइस्टचर्च एंड क्वींसटाउन। ये 4 बड़ी सिटीज़ है। और पूरे न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन की बात करें तो 5.3 मिलियन पॉपुलेशन है और उसमें से 1.6 मिलियन तो खाली ऑकलैंड में ही रहती है। और अगर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो यहाँ का एग्रीकल्चर एंड डेयरी बिजनेस पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इसके अलावा वाइन है, फॉरेस्ट्री है एंड टूरिज़्म बिजनेस यहाँ के मेन बिजनेसेस में है। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जैसे कि कीवी फ्रूट है, लैम्ब है, वाइन है और डेयरी प्रोडक्ट्स पूरे वर्ल्ड में यहाँ से एक्सपोर्ट होती है। और मेरे ट्रैवलिंग के दरमियान मुझे एक बहुत ही स्ट्रेंज फैक्ट मालूम पड़ा जो मुझे आज तक नहीं मालूम था और मैं शॉक हो गया एक्चुअली। 1893 में न्यूजीलैंड was the first country to give right to the woman for voting। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा देश जिसने वुमन को सबसे पहले वोटिंग का राइट दिया। बहुत ही स्ट्रेंज था, जब मुझे मालूम पड़ा तो मैं भी शॉक हो गया कि यार ये कंट्री है जिसने वुमन को सबसे पहले वोट देने का राइट दिया था। अमेजिंग। और जब मैं ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवलिंग कर रहा था तब मैंने जाना कि ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन के सामने कांगारू की संख्या मोर देन डबल है। ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन 26 मिलियन है और उसके सामने कांगारू की संख्या जो है वो 53 मिलियन है। और सेम काइंड ऑफ फैक्ट न्यूजीलैंड के बारे में भी है। न्यूजीलैंड में स्टॉक फीड का एग्रीकल्चर का बिजनेस बहुत ही ज़बरदस्त है और शिप्स जो भेड़ होते हैं उनकी पॉपुलेशन लोगों के सामने डबल है। बस एयरपोर्ट से निकल चुके हैं और जस्ट वेदर अच्छा खासा क्लाउडी हुआ है बाहर। जैसे ही लैंड हुआ तो लाइट ड्रिजलिंग चालू था और एक फ्रेंड पिकअप के लिए आए हुए हैं। होटल में चेक इन हो चुका है और मेरा जो रूम नंबर है 309 है। तो मैं आपको थोड़ा होटल का टूर करवा लेता हूँ। यहाँ से एंट्रेंस से कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पे कुछ ड्रॉवर्स है, लॉकर है, ये मिरर हो गया, ड्रेसिंग मिरर, और ये डेस्क कुछ काम करने के लिए, चेयर है यहाँ पे, और ये बड़ा सा एक किंग साइज बेड। और यहाँ पे देखो ये कितना खूबसूरत नज़ारा है, बड़ा सा यहाँ पे ग्लास है और यहाँ से नीचे की साइड पे बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। और आगे देखो ये पीछे जो हिल्स दिख रही है, बहुत ही अमेजिंग व्यू आ रहा है। और ये बादल जो अभी क्लाउडी वेदर है और बीच बीच में सनी भी हो जाता है, तो इस तरह का ये बाहर का अमेजिंग व्यू यहाँ से दिख रहा है। और यहाँ पे एक डोर है जिसमें एक बेंच है, ऊपर आयरन है और हेयर ड्रायर है। और ये बाथरूम
टॉयलेट, ये शावर एरिया, कुछ इस तरह का हिसाब किताब है इस होटल का। अच्छा है भाई, रूम बढ़िया है। यहाँ पे एक मिनी बार भी हो गया, फ्रिज सभी है, कॉफ़ी टी, डिफरेंट ऑप्शंस है। जिस तरह से आपका टेस्ट है, आपको पसंद है, उसके हिसाब से आप खुद बना सकते हो, टैप वाटर यूज़ करके और केटल यूज़ करके। यहाँ पे मेरा 2 नाइट का स्टे होने वाला है, तो फिर देखते हैं। अभी मैं पूरी नाइट ट्रैवलिंग करके आया हूँ, तो उसके बाद थक गया हूँ थोड़ा, तो शावर और ले लेता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ और फिर बाहर निकलते हैं, देखते हैं बाहर किस तरह का नज़ारा रहता है। यहाँ पे लॉबी में आगे की साइड पे मैं आपको दिखाता हूँ कितना बढ़िया व्यू आ रहा है। यहाँ पे एक दरवाज़ा है जिससे आपको बाहर जाना है, ये दूसरी साइड है वैसे। तो यहाँ पे देखो, ये ऑटम के सीज़न में ये ट्री कितना खूबसूरत दिख रहा है। ये पत्ते जो है वो एकदम येलो येलो हो गए। बाहर ये कुछ ये बिल्डिंग्स और बैक साइड में ये कुछ ओपन स्पेस, और पीछे की साइड पे देखो ये हिल्स कितनी अमेजिंग दिख रही है। मैं होटल पे ऊपर की साइड पे आया हूँ और देखो ये ऊपर की साइड से किस तरह से कितना ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है। पीछे जो हिल्स है वहाँ पे कुछ सनी वेदर है और आगे की साइड पे क्लाउडी है, तो सन की वजह से अच्छे खासे चमक रहे हैं पहाड़ और क्लाउड्स है, तो उसकी वजह से बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है यहाँ से। और साथ में जब इतने बढ़िया व्यू में आपको रेनबो के दर्शन हो जाए तो कितना खूबसूरत दिखे। आप देखो कितना अमेजिंग व्यू है, पीछे विंड मिल्स, आगे पहाड़, ऊपर बादल और साथ में ये रेनबो, मज़ा आ गया। चलो फिर इस वीडियो को यहाँ पे रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।